सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज जो हम विषय पढ़ना जा रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण में हमने इससे पहले भाषा पढ़ी थी कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, हमने ये सब पढ़ा था। आज का जो हमारा विषय है वो है लिंग और वचन। आपकी ग्रामर का ही ये एक अध्याय है और ये दोनों अध्याय क्योंकि छोटे छोटे हैं इसलिए हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लिंग और वचन दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है, पढ़ाई करने का जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, वो क्या है? लिंग। लिंग और वचन आज का जो हमारा टॉपिक है, जो प्रकरण है, वो है लिंग और वचन। अब यहाँ मैं इस व्हाइट बोर्ड पर कुछ पिक्चर बनाऊंगी, ठीक है, या कुछ सेंटेंस लिखूंगी। तो मैंने जो पहला वाक्य वो लिखा, लिखा वो लिखा वह बालिका जाती है। दूसरा जो मैंने वाक्य लिखा वो लिखा वह बालक जाता है। अब यहाँ मैंने बालिका और बालक के नीचे अंडरलाइन की है ना। बालिका यानी वो एक लड़की है, स्त्री है। और यहाँ दूसरा मैंने लिखा बालक। तो बालक से हमें पता चल रहा है कि वो एक क्या है? पुरुष है, ठीक है। वह बालिका जाती है, दूसरा है वह बालक जाता है। इन दोनों ही वाक्य से हमें पता चलता है कि एक में बालिका है और दूसरे में क्या है? बालक है। और जिस वाक्य में बालिका है वो वाक्य है स्त्रीलिंग का और जिसमें बालक है वो वाक्य क्या है? पुल्लिंग का। तो यहाँ लिंग की पहचान है, यानी लिंग की जो परिभाषा बनती है वो बनती है कि शब्दों के जिस रूप से हम स्त्री और पुरुष के बारे में हमें ज्ञान होता है ना। शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री और पुरुष के बारे में ज्ञान होता है या बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ठीक है। शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लिंग के भेद क्या होते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनती है कि शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान हो, शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि लिंग के दो भेद होते हैं, ठीक। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है वो होता है स्त्रीलिंग और दूसरा जो भेद होता है वो होता है पुल्लिंग। पहला भेद है स्त्रीलिंग और दूसरा जो भेद है वो होता है पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या बनती है कि जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो सभी क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो सभी शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का, है ना, वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। हमने लिंग के बारे में पढ़ा। सबसे पहले लिंग की परिभाषा हमने पढ़ी कि जिन शब्दों के ज्ञान से हमें स्त्री या पुरुष के बारे में जानकारी मिले, स्त्री या पुरुष के बारे में हमें ज्ञान हो, वो क्या कहलाती हैं? लिंग कहलाते हैं। अब लिंग के हमने भेद किए। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। अब हम पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग की
परिभाषा कि स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग कहते किसे हैं। तो स्त्रीलिंग क्या है कि जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वे सभी शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे सभी महिलाओं के जो नाम है वो स्त्रीलिंग में है, सभी महिलाओं के नाम, है ना, जैसे कविता है, मेघा है, हिना है, ये जो सभी महिलाओं के नाम है ये स्त्री जाति का ही हमें बोध कराते हैं। इसके अलावा जितनी भी जो नदियां हैं, है ना, यहाँ हम पहचानते हैं कि स्त्री जाति का बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, उनको अब यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में अंतर समझ में आता है और दोनों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में क्या है कि जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का ज्ञान हो, स्त्री जाति का बोध हो, वो सभी शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पहला जो इसमें पहचानने का टॉपिक है, पहला टॉपिक वही है कि सभी महिलाओं के जो नाम हैं वो स्त्रीलिंग के होते हैं। आप किसी का भी नाम ले लो, कविता है, मेघा है, वर्षा है, हिना है, मेरा खुद का नाम जया है ना, ये जो सारे नाम हैं ये क्या है, स्त्रीलिंग को परिभाषित करते हैं। दूसरा, नाम के अंत में आ की आवाज आए, आ आए, आ से ये आ, है ना, नाम के अंत में जहाँ आ आए वो सभी जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग के कहलाते हैं। इसके अलावा एक तो हमने पढ़ा आ, ठीक है, दूसरा सभी नदियों के नाम, जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियां स्त्री जाति का बोध कराती है। जैसे गंगा है, यमुना, गोदावरी आदि जितनी भी नदियां हैं वो सभी स्त्री जाति का बोध कराती है। थर्ड नंबर पे आती है तिथियां। जो हिंदू वर्ष में जो तिथियां आती है, जैसे 12 है, 11 है, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये जो सारी तिथियां हैं ये भी स्त्री जाति का ही बोध कराती है। पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी, ये जो सारी तिथियां हैं ये भी स्त्री जाति का ही हमें बोध कराती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि सभी महिलाओं के नाम स्त्री जाति का बोध कराते हैं। शब्द के अंत में यदि आ है तो वो स्त्री जाति का बोध कराता है। सभी प्रकार की जो नदियां हैं वो सब स्त्री जाति का बोध कराती हैं। जो तिथियां आती है वो स्त्री जाति का बोध कराती है। इसके अलावा नक्षत्र, है ना, नक्षत्र यानी हम जैसे किसी भी पंडित जी के पास जाते हैं तो वो यही पूछते हैं कि ये बच्चा किस नक्षत्र में हुआ है, कौन सा नक्षत्र। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए। तो इस तरह जितने भी नक्षत्र हैं उन सभी नक्षत्रों के जो नाम है वो भी स्त्री जाति ही होती है वो, है ना। सभी नक्षत्र के जो नाम है वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इसके अलावा जो हम भाषा है, जो लिपि है हम बोलते हैं, जैसे गुजराती है, मराठी है, ये सभी जो बोलियां हैं, जो भाषा है वो भी स्त्री जाति का ही हमें बोध कराती है। तो इन सब चीजों को यदि हम याद रखते हैं तो हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आराम से अंतर कर सकते हैं। जिस तरह से हमने स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा कि सभी महिलाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, सभी नदियों के नाम, सभी तिथियों के नाम, सभी नक्षत्रों के नाम और जितनी भी बोली है, भाषा है, वो सब स्त्री जाति का ही हमें बोध कराते हैं, यानी वो स्त्रीलिंग कहलाती है। ठीक है। उसी तरह से आता है पुल्लिंग। वो सभी शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है। वो सभी शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं ये। ठीक है। इसके अलावा दूसरा है
सभी पुरुषों के नाम, जैसे पुरुष जाति का जो बोध करा है, शेर है, चीता है, मोहन है, कृष्ण है, इस तरह से, ठीक है, ये सभी पुरुष है और इन सभी से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। तो जो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो सभी शब्द पुल्लिंग के कहलाते हैं। दूसरा, शब्द के अंत में जो ए है, ऐसे जिन शब्दों का अंत होता है ना, जिसके अंत में ए आता है, वो सारे जो शब्द होते हैं पुरुष जाति के, जैसे मोहन न के अवस्थित ए है, शेर है, चीता है, कोआ है ना, ये जो सभी शब्द है ए वाले, बाघ है, ये ए वाले जो शब्द के अंत में ए है वो सभी क्या कहलाते हैं, पुरुष जाति का हमें बोध कराते हैं, पुरुष जाति का हमें बोध कराते हैं। इसके अलावा जितने भी पर्वत हैं, जो भी पर्वत है, जैसे अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल गिरी है, हिमालय है, ये जो सभी पर्वतों के नाम है ये पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का जो हमें बोध कराते हैं। इसके अलावा मासों यानी महीनों के नाम, जो हमारे हिंदू में जो मास आते हैं, जैसे जेठ है, माघ है, अश्वनी है, कार्तिक का महीना है, ये जो हिंदू नाम के जो महीने हैं ये सभी पुरुष जाति से रिलेटेड होते हैं, यानी ये सभी पुल्लिंग कहलाते हैं। मासों के नाम हो गए, पर्वतों के नाम, और जितने भी अनाज हम खाते हैं, चाहे गेहूं हो, बाजरा हो, ज्वार हो, मक्का हो, ये सभी अनाजों के जो नाम है वो पुरुष जाति कहलाते हैं, यानी पुल्लिंग कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी से पुरुष जाति का हमें बोध होता है। गेहूं, बाजरा, मक्का जो भी हो, ये सब क्या है, पुल्लिंग कहलाते हैं। अब पुल्लिंग में देखो यहाँ आ गया पुरुष जाति, ठीक है, जो पुरुष जाति का हमें बोध कराए वो कहलाते हैं पुल्लिंग, जैसे शेर, चीता, मोहन, कृष्ण, ये सारी चीजें। इसके अलावा शब्द के अंत में ए, फिर हमने कहा पर्वतों के सभी जो नाम है वो पुल्लिंग है। इसके अलावा महीनों के जो नाम है वो पुल्लिंग है। सभी प्रकार के जो अनाज आते हैं वो क्या है, पुल्लिंग है। फिर जितने भी ग्रह होते हैं, जैसे सोम, मंगल, बुध, ये क्या है, ग्रह है ना, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, जो जितने भी सारे ग्रह होते हैं, ग्रहों के नाम ये क्या है, पुल्लिंग है। उसी तरह दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना, इन दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शनिवार, इतवार, रविवार भी कहते हैं हम ये। तो ये सभी ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, अनाजों के नाम, पर्वतों के नाम, ये जो सभी क्या है, ये सभी पुरुष जाति है। इन सभी से पुरुष जाति का हमें बोध होता है, इसलिए इन सब में जो सारे शब्द आते हैं वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। तो इस तरह से जो आज हमने पढ़ा, लिंग के अंदर हमने लिंग की परिभाषा पढ़ी कि शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भाग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को किस तरह से हम पहचाने, उसके लिए यहाँ मैंने आपको भी बताया कि जैसे नदियों के नाम है, नक्षत्रों के नाम है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और पुल्लिंग पहाड़ों के नाम है, अनाजों के नाम है, दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या कहलाती हैं, पुल्लिंग कहलाती है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है वचन। जो हमारा दूसरा प्रकरण है पढ़ने का उसे हम कहते हैं वचन, कि वचन होते क्या है। देखिए इस व्हाइट बोर्ड पे यहाँ एक फूल है और यहाँ एक से ज्यादा फूल है। इन फूलों को देखकर हम किसी से भी पूछे कि यहाँ कितने फूल है तो सामने वाला कहेगा एक फूल है। यहाँ पूछे तो कहते हैं एक से ज्यादा, यानी बहुत सारा फूल।
बहुत सारे फूल हैं। तो जिनसे हमें किसी भी वस्तु, व्यक्तियों की हमें संख्या का ज्ञान हो, है ना, किसी भी वस्तु की या व्यक्तियों की संख्या का जहाँ हमें ज्ञान हो, वो क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। अब यहाँ एक है तो हम इसे कह सकते हैं एक फूल। यहाँ बहुत सारे हैं तो हम कह सकते हैं अनेक फूल। एक फूल और अनेक फूल, ठीक है। अब वचन की जो परिभाषा बनती है वो क्या है कि जिन शब्दों से हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु की संख्याओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, जिन शब्दों के माध्यम से हम किसी भी वस्तु की संख्या के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो, हमें ज्ञान का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के माध्यम से हमें किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की संख्याओं का हमें ज्ञान हो, उसको क्या कहेंगे, हम वचन कहते हैं। अब हम वचन के भेद पढ़ते हैं कि वचन के दो भेद होते हैं। देखिए, हिंदी और संस्कृत दो भाषाएं होती है। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। परंतु संस्कृत भाषा में वचन के 3 प्रकार होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। लेकिन यहाँ हम क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हम वचन के केवल 2 ही रूप पढ़ेंगे, एक वचन और बहुवचन। अब हम ये एक फूल है, सामने वाले से आपसे ही पूछा कि यहाँ कितने फूल हैं, तो आप कहोगे एक फूल। तो जब हमें ये संख्या का निश्चित हो गया कि यहाँ संख्या सिर्फ एक है, एक ही फूल है, तो ये क्या कहलाता है, एक वचन। जब हमने ये संख्याओं से निश्चित कर लिया कि यहाँ एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा जितनी भी हैं वो सारे आ जाते हैं बहुवचन में, चाहे वहाँ 2 ही हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा, हिंदी भाषा में वो बहुवचन कहलाएगा। तो इस तरह से हमने वचन के 2 भेद किए, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, ये बना वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। देखो, वचन के 2 भेद होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब हम पढ़ते हैं एक वचन क्या होता है। जब हमें किसी संख्या की, जब हमें किसी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की संख्या 1 के बारे में जानकारी प्राप्त हो कि वहां पर एक वस्तु है या एक के बारे में हमें संख्या प्राप्त हो, यानी शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या से मतलब एक संख्या के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो। एक सेकंड बेटा। शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की एक संख्या का ज्ञान होता है, एक संख्या का हमें जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है वो कहलाता है एक वचन, ठीक है। और शब्द के जिस रूप से हमें अनेक वस्तुओं की, अनेक व्यक्तियों की संख्या का ज्ञान प्राप्त हो तो वो कहलाता है बहुवचन। तो यह वचन इतना कंफ्यूज होने का वो नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा सा पता चल जाता है। जब हम वचन परिवर्तन करते हैं तो उसमें हमें जानकारी हो जाती है कि हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं या बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम एक वस्तु या एक व्यक्ति की संख्या का हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो वो एक वचन हो जाता है, और जिस शब्द से हमें अनेक वस्तुओं का, अनेक व्यक्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है तो वो वहाँ क्या हो जाता है, बहुवचन। जैसे मैंने यहाँ कहा लड़का, है ना, लड़का यानी एक ही लड़का होगा। यदि मैंने ये कहे लड़के का मतलब है अनेक लड़के, कि वहां पर एक से बहुत ज्यादा हो सकते हैं। एक जैसे मैंने बोल दिया रात और दूसरा मैंने बोला रातें, तो जो रात है वो एक वचन है और जो रातें हैं वो बहुवचन है। इस तरह से हम शब्द के रूप से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वो जो वाक्य है या वो जो शब्द है एक वचन का है या बहुवचन का है। तो आज की जो हमारी कक्षा थी, इस कक्षा में हमने पहले पढ़ा लिंग के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा वचन के बारे में।
लिंग को हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि जो स्त्रीलिंग है, और आपको इसका पीडीएफ भी आपको रिटर्न में मिल जाएगा बेटा, उसमें और भी ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं कि स्त्रीलिंग जैसे तिथियों के नाम है, नदियों के नाम है, उधर पुल्लिंग है पर्वतों के नाम, नक्षत्रों के नाम, इस तरह से। और दूसरा जो हमारा टॉपिक आया वो था वचन। वचन क्या है? संख्या है ना। वचन कहते हैं एक वचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तुओं की संख्याओं का ज्ञान हो कि वो एक है या अनेक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। एक होने का ज्ञान हो अथवा अनेक होने का हमें जब ज्ञान प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और वचन के दो भेद हमने पढ़ लिए, एक वचन और बहुवचन। ओके बेटा, धन्यवाद।